औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ के सिलसिले में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन जो आपकी बुक में है, इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप बहुत कम वक्त में चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ के पास पेपर के क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं समझने के साथ साथ। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा ये पहला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से, और यहाँ पर आपके एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं S इक्वल टू आर थीटा, जब हम सर्कुलर मोशन में लगा रहे होते हैं, जहाँ पे S आपकी आर्क लेंथ होती है यहाँ पे शो की गई है, आर आपका उस सर्कल का रेडियस है और थीटा वो एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर पर जब कोई बॉडी आर्क लेंथ कवर करेगी सर्कल पर। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एंगल मांगा जा रहा है, एक एंगल ये आपसे मांग रहा है जो सेंटर पे बन रहा है, और उस सिचुएशन में जब आर्क लेंथ आपको बराबर दी हुई है डबल द रेडियस ऑफ डेट सर्कल। ये लाइन फिर देख लें कि आर्क हुज लेंथ इज डबल टू डेट ऑफ इट्स रेडियस, यानी यहाँ पर हमें जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से एंगल हमसे मांगा जा रहा है, जबकि इशारा हमें दिया गया है कि आर्क लेंथ बराबर है 2r के। तो हम फॉर्मूले में गए और s को हटा के हमने 2r रख दिया, r से r कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आ गया 2 रेडियन। याद रहे बेटे 1 रेडियन की डेफिनेशन यही होती है कि वो एंगल जो सेंटर पर बने जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाएं। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि डबल दिया हुआ है आर्क लेंथ रेडियस के, तो आपका एंगल आ रहा है 2 रेडियन। तो लेकिन आंसर जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में नहीं। तो अब हमें पता है कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, तो आपने यहाँ पर रेडियन को हटाया और डिग्री में रखी वैल्यू मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास आपका रिजल्टेंट एंगल आ गया है 114.6, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ये सिचुएशन एग्जाम में चेंज होकर भी आ सकती है, जहाँ पर डबल दिया हुआ वहाँ पे 3 टाइम आ सकता है, ऐसे यहाँ पर इक्वल भी आ सकता है, और ये आंसर आपका रेडियन में भी आ सकता है। तो इस ब्लैंक को आप बार बार रिपीट करें ताकि आपकी पक्की हो जाए। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने एक बार फिर रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा होता है तो उसके पास 2 एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉसिबल हैं। एक उसमें होती है सेंट्रीपिटल जो टुवर्ड द सेंटर होती है, और एक उसमें होती है टेंजेंशियल जो कि टुवर्ड्स टेंजेंट होती है। याद रहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मेन वजह होती है जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल में चलता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंट्रीपिटल होता है। और जो मैग्नीट्यूड में वेरिएशन अगर आ जाए, ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की अगर वेरी करे तो अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो कहलाएगा टेंजेंशियल। तो खैर यहाँ इस ब्लैंक में आपसे इन दोनों के दरमियान एंगल मांग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा हो और ये दोनों एक्सेलरेशन वो रखता हो, तो आप बताइए कि उनका एंगल क्या बनेगा। तो डायग्राम में भी दिख रहा है आपको टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो देयरफॉर इनका एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। एग्जाम में एमसीक्यू काफी बार आ चुका है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से, जहाँ पे टर्म यूज कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के हवाले से। तो यहाँ ये ब्लैंक में पूछ रहा है कि अगर एक डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप बताइए जो डायरेक्शन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की और एंगुलर वेलोसिटी की वो आपस में कैसी होगी। तो याद रहे कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो डायग्राम दिख भी रही है आपको, इंक्रीजिंग की सूरत हाल में ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। दे बोथ आर पैरेलल, कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे, एग्जाम में आप ये ब्लैंक को आराम से पढ़िएगा कि अगर यहाँ पे इंक्रीज का वर्ड आता है तो दो बोथ आर पैरेलल, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल। लेकिन अगर यहाँ पे डिक्रीज का वर्ड आ जाता है एग्जाम में तो डायग्राम दिखा भी रही है दे बोथ आर एंटी पैरेलल। तो दोनों सूरतों में एग्जाम में आ सकता है। तो इस ब्लैंक में भी इंक्रीज आ रहा है तो यहाँ पर आंसर आएगा पैरेलल, डेट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। चलते हैं आगे। एक बार फिर ये एमसीक्यू रिलेटेड है आपके सर्कुलर मोशन से, जहां पर ये यूनिट मांग रहा है एंगुलर वेलोसिटी के। नीचे उन्होंने 4 यूनिट दिए हुए हैं, तो
तो जैसा कि आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऊपर थीटा और नीचे टाइम। तो थीटा को हम डिग्री में या रेडियन में मेजर करते हैं, तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ थीटा, और टाइम का सेकंड हो गया, तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपका रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन है, और ये आपने काफ़ी कवर किया है अपने चैप्टर 4 की थ्योरी में। तो यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज याद रहे, वो डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे कवर करता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, वो रेंज कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला आपने अपने नोट्स में थ्योरी में बनाया है। तो यहाँ फॉर्मूला भी इंडिकेट कर रहा है कि रेंज डिपेंड कर रही है 3 चीज़ों पर, एक इनिशियल वेलोसिटी पर, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, और जिस जगह एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ जी कितना है। तो इट मीन्स ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी, जो पीछे भी हम पढ़ कर आए कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम, ये उसकी डायमेंशन मांग रहा है कि बताइए ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी। तो याद रहे बेटे कि थीटा इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो थीटा की जगह पर, क्योंकि थीटा ऊपर आ रहा है मैंने 1 लिख दिया, और टाइम की जगह टाइम लिख दिया, तो ये टी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो अब इसको उन्होंने एम एल और टी के अंदाज में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टी -1 आ रहा है, तो यहाँ पर एम और एल है ही नहीं, तो एम पे लगा दी पावर 0, एनी बेस पावर 0 इक्वल टू 1, तो एम और एल दोनों यहाँ पे 1 1 बन जाएंगे बाद में पावर 0 होने की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है टी -1, मगर आपके ऑप्शन में m0 l0 टी -1, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका रिलेटेड है, याद रहे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपने किया था कि एक हमने बुलेट फायर किया, हॉरिजॉन्टली फायर किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमें VIX दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2 सेकंड के बाद इस कंपोनेंट के साथ, यानी इसके वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा। यानी जो फायर किया था वो भी 20 की स्पीड से किया था, पूरी VIX थी, और 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि अब वो VIX जो पहले 20 थी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन और फायरिंग, अब वो 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। तो ये तो डेफिनेशन ही है प्रोजेक्टाइल मोशन की कि its velocity has 2 components in which one remains constant throughout the motion and it is horizontal component. तो it means horizontal velocity does not change, यानी 2 सेकंड बाद भी 20 ही रहेगा। 20 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है कि यहाँ पर एक बार फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है आपसे कि अब जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये कह रहा है कि इसके मोशन के किस पॉइंट पर इसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो ये बात बहुत सिंपल कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम कह सकते हैं आप, और थ्रू आउट द मोशन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे स्लो होगा, और जब इन्हें टॉप पर इनमें हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, और फिर ये दोबारा वेलोसिटी गेन करेगा नीचे आते वक्त। जब ये हिट करेगा तो विद सम वेलोसिटी हिट करेगा, तो इट मींस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। इट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है, 2010 के MCQ में ये आ चुका है। एक साइकिलिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो साइकिलिंग कर रहा है अराउंड सर्कुलर ट्रैक। तो बेटे अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाइए। यहाँ पर आप इस सिनेरियो को अपने ध्यान में लेकर आइए। डायग्राम भी बनी हुई है सामने आपके, जिसमें एक साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहा है, और सर्कुलर ट्रैक पे जब साइकिलिंग करेगा तो उस पर आपको पता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी जो कि उसको टुवर्ड द सेंटर खींचेगी, या उसके अपोजिट एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको अवे फ्रॉम सेंटर रखती है। लेकिन यहाँ सीन ये है कि ये स्किड की बात कर रहा है। स्किड माने ट्रैक से हटना, गिर जाना, आउटवर्ड गिर जाना, सर्कल के बाहर जब गिर जाना। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा होने की वजह क्या होगी अगर वो स्किड कर जाए, अपने सर्कुलर ट्रैक से हट जाए, बाहर गिर जाए, तो इसकी वजह क्या है। तो बेटे बात बहुत सिंपल कि FC का फॉर्मूला आपको पता है mv² अपॉन r होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड
बढ़ने की वजह से FC की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। यानी अगर वो सर्कल में चल रहा है तो एक रोड पे चल रहा है, रोड की जानिब से उसके टायर पे फ्रिक्शन लग रही है, और फ्रिक्शन की वजह से जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा वो सर्कल पे चलता रहेगा। लेकिन अगर ये इतनी स्पीड गेन कर लेता है कि अब उसकी FC बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस सूरत हाल में फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी, यानी कि उसको मेंटेन, उसका मोशन रोड पे नहीं रख पाएगी, और वो सूरत में स्किड कर जाएगा क्योंकि FC ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, और फिर वो फ्रिक्शनल जो कांटेक्ट है रोड का और टायर का वो ख़त्म हो जाएगा और वो स्किड कर जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि FC बढ़ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी वहाँ पर तो उस सूरत में वो कांटेक्ट में रहेगा रोड के साथ, लेकिन जब FC ज़्यादा हो जाएगी तो इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कल। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन के पास पेपर के मेजॉरिटी MCQs डिस्कस कर दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सर्चिंग करेंगे बुक में से और सेटिस्फाई होने की कोशिश करेंगे कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि बाकी 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं और ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है, तब तक मकसद पूरा नहीं होता बच्चे को MCQ समझाने का। तो मैं यही गाइडलाइन आपको दूंगा कि आप अगर MCQs पोर्शन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो कतरा कतरा दरिया बनता है। अगेन रिमाइंडर 42 MCQs आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। यकीनन चैप्टर 4 से 3 से 4 MCQs लाजमी आएंगे। तो आप पहले तो इन MCQs को जो मैंने आपको शेयर किए इनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो बातें बुक में लिखी हुई हैं उनको भी पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आज वाला लेक्चर आपको बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फी अमानिल्लाह।